अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो कि सीरीज़ चल रही थी, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल पेनाकी, और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो थी चैप्टर नंबर 14 सर्कुलेटरी सिस्टम। आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ एन ट्रांसपोर्ट इन द मैन, जिसको हम ये भी कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग। हम आपको मैंने बताया था कि बायोलॉजी के अंदर जो है वो अब आपकी बुक को दो हिस्सों में प्रॉपर डिवाइड किया हुआ है। एक ज़ूलॉजी पार्ट है और एक जो है वो बॉटनी है। तो बॉटनी में प्लांट्स को डिस्कस किया जाता है क्योंकि प्लांट सबसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और ज़ूलॉजी में जो है वो आपको देखा जा रहा है कि एनिमल को डिस्कस किया जा रहा है, और जिसमें कॉमन है एनिमल जो है वो ह्यूमन है। चले आज से जो है वो ट्रांसपोर्ट इन मैन में देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट इन मैन की बात करें तो इंसानी बॉडी भी लिविंग सेल से बनी है, तो इनको भी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन की क्यों ज़रूरत है? आपको पता है कि इनको भी ऑक्सीजन एंड डिफरेंट अदर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट, और इसी तरह निकालने के लिए वेस्ट निकालने की भी रिक्वायरमेंट इनकी ट्रांसपोर्टेशन से कंप्लीट होगी। अब लेकिन इंसानों का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है और दूसरे जानदारों का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ये दो मेजर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास है लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये भी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन इसमें जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है ये सारा का सारा लिम्फ कहलाता है, नॉट ए ब्लड। लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड ब्लड वेजल्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है वो हमारे पास जो फ्लूइड है वो ब्लड अवेलेबल होता है। हमने जो डिस्कस करना है दोनों पोर्शन को डिस्कस करना है। आपकी बुक के अंदर फर्स्ट पोर्शन जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर देखा जाए तो आपको मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि अच्छा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर मेजर 4 कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी बुक ने 3 डिस्कस किया। मैं चौथे का वैसे नाम बता दूंगा। एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए, एक सर्कुलेटरी फ्लूइड होना चाहिए, और एक आपके पास जो है वो पाथवे होना चाहिए या फिर वो रास्ता होना चाहिए जिसमें से वो ब्लड मूव कर सके। एंड थर्ड वन, ब्लड वापस ना, थर्ड के बाद फोर्थ क्या है, अगर ब्लड आगे जा रहा है पीछे ना आ जाए उसके लिए वेल्व भी मौजूद होते हैं, जिनको मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट हार्ट वाले जो है वो आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड के ऊपर। अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का काम क्या है, तो आपने याद रखना है ब्लड एज अ मीडियम एक्ट करता है। मीडियम कहते होते हैं एक जरिया, सोर्स, जिसकी मदद से कोई चीज़ जो है वो मूव करती है। अब यहाँ पर मूवमेंट किस चीज़ की हो रही है? आपको पता है कि वो न्यूट्रिएंट्स और वो वेस्ट जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने, तो उनकी मूवमेंट जो है वो ब्लड के थ्रू होती है। अब ब्लड है क्या? एक मीडियम तो है। ये कंपोजिशन किससे होती है उनको तो आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ब्लड के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है कि ब्लड आपके पास, एक तो आपने याद रखना है कि ब्लड इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज कॉमनली नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये बॉडी के टोटल 4 किस्म के टिश्यू होते हैं, जिनमें से एक टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कनेक्टिव टिश्यू ये ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन्स और टेंडन्स की तरह का या फिर आपके पास कार्टिलेज की तरह का जो है वो ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। ये ख़ास किस्म का इसलिए होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद ये थिक एंड विस्कस मटेरियल होता है। थिक एंड विस्कस मीन कि ये जो आपके पास मटेरियल है इसकी कंपोजिशन ब्लड से ज़्यादा जो है वो ब्लड की ये जो कंपोजिशन है या फिर इसकी जो विस्कोसिटी है ये पानी से ज़्यादा होती है। उसके अलावा ये 2 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड जो है वो ये आपके पास आर्टरीज़ के अंदर और वेन्स के अंदर डायरेक्शन में मूव करता है और फ्लो करता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अगर ब्लड को एक ट्यूब के अंदर निकाल लिया जाए तो ब्लड के 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा, और एक होता है फॉर्मिंग एलिमेंट्स या फिर सेलुलर पोर्शन जो कि आपके पास होता है ये।
और इनमें सारे के सारे सेल्स पोर्शन होते हैं। प्लाज्मा का मतलब ही लिक्विड होता है। प्लाज्मा को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है ए सेलुलर कंपोनेंट। ये 55% होता है और ये 45% कंपोजिशन होती है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, दिस वन इज़ एन ब्लड। तो अगर ब्लड को देखा जाए तो एक इंसान की बॉडी के अगर वेट को चेक किया जाए तो उस वेट का 1% जो है वो 1/12% ब्लड होता है पूरे बॉडी के वेट का। लेकिन एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि एक एवरेज मैन के अंदर है ना, वुमेन के अंदर भी, ठीक है, एवरेज ह्यूमन के अंदर जो है वो आपके पास एटलीस्ट 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। अच्छा, यहाँ पे एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो 60 to 65 वेट रखने वाला ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म मीन मैन एंड वूमेन, तो उसके अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। मतलब 10 बोतलें या फिर 12 बोतलें ब्लड की उसके अंदर होती हैं। तो ब्लड डोनेट करना सीखें ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो ये कंपोजिशन देखी जाए तो हमारे पास ब्लड की दो पार्ट होते हैं, सेलुलर एंड नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब है या ए सेलुलर, जो सेल पर मुश्तमिल नहीं होता, आल्सो नोन एज प्लाज्मा, एंड द सेलुलर पोर्शन आल्सो नोन एज फॉर्मिंग एलिमेंट, ठीक है, जो कि बहुत सारे होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए मैंने। आज का हमारा जो पोर्शन है वो प्लाज्मा के ऊपर है। प्लाज्मा को अगर चेक किया जाए तो प्लाज्मा जो है वो दो चीज़ों से मेजरली मिलके बना होता है। फर्स्ट वन, सबसे ज़्यादा इसके अंदर वाटर का कंटेंट होता है। अच्छा, चले आपको एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थिंग ये बता देता हूँ कि आपके पास, आपने याद रखना है कि हमारे पास सिवाय रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं, उनको निकाल दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा जो है वो प्लाज्मा के पास होता है, ना कि सेलुलर पोर्शन के पास। तो आपने याद रखना है सेलुलर पोर्शन में भी आरबीसीज का रोल होता है, वो एचबी पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा बाकी सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का यही जो है वो रोल अदा करता है। प्लाज्मा 55% होता है। अगर 55% में से देखा जाए तो उसका 10% 55 का उसमें डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या मौजूद होता है? पानी होता है, जो कि चीज़ों को डिजोल्व करता है। अब डिजोल्व सब्सटेंस को समझने के लिए यहाँ पर जो है वो एक एब्रीवेशन बनाई हुई है। ये एब्रीवेशन आपको नेट से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से नोट कर लें, pH wings, and pH wings are the element that are dissolved in the water. P for plasma protein, H for hormone, W for waste, and these waste are the nitrogenous waste, and I for inorganic salt, and N for nutrients and the dissolved nutrients, and G for gases, respiratory gases, and there are the two respiratory gases. ये कितनी कितनी होती हैं आपने यहाँ पर ये अमाउंट को याद कर लेना। These amounts are very important for the short question and the MCQs. लेकिन यहाँ पर जाने से पहले आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर फर्स्टली जितने भी दिए मैंने, इनके साथ किसी के साथ वेरी लिखा हुआ है और किसी के साथ उसकी रेशो लिखी हुई है। ये जो वेरी है या फिर रेशो है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? याद रखिएगा, जिनकी रेशो लिखी हुई है, दीज आर द नॉन चेंजेबल वैल्यू। ये ब्लड के प्लाज्मा के अंदर इतनी ही रहती है। ये ऊपर नीचे होंगी तो हमें पता चलेगा या तो डिजीज़ कंडीशन है या फिद डिस्टर्बेंस आ चुकी है। लेकिन जो वेरी वाली हैं ये बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, ये आपने याद रखना है। प्रोटीन्स 7 to 9% वेट होता है टोटल प्लाज्मा में। अब ये सारी की सारी प्रोटीन कहाँ पर बनती हैं? तो आपने याद रखना है, देयर मेजर प्रोडक्शन हाउस इज़ द लिवर। लिवर के अंदर ये मैन्युफैक्चर की जाती हैं, सिंथेसाइज की जाती है, और इनके फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोटीन इज नोन एज एंटीबॉडीज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंटीबॉडीज? यू नो दैट एंटीबॉडीज ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि एंटीजेंस को डिटेक्ट करके बाहर वाले जितने भी अंदर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरसेस एंड डिफरेंट अदर बैक्टीरिया वगैरह फॉरेन इन्वेडर आ जाते हैं तो उनको किल करने के लिए ये इम्यूनिटी बिल्डअप करती है। एंड ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये होती है आपके पास वाइट ब्लड सेल्स के लिम्फोसाइट से। एंड नेक्स्ट वन इज एन प्रोथ्रोम्बिन, एंड द प्रोथ्रोम्बिन इज द प्रोटीन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लॉटिंग एक्शन। आपने याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है कि ये कैटालाइज करता है किसको?
क्लॉटिंग को, ताकि खून जहां पर बह रहा होता है वहां पर एक्टिवेशन हो सके। ये जस्ट रिएक्शन को स्टार्टअप करवाता है, कैटालाइज करवाता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन जो है वो ये एक ऐसी प्रोटीन है जो वहां पर जाके एक्ट करती है और वहां पर मौजूद कहीं पे भी लगे हुए कट को, जो कि इस तरह का कोई कट होगा तो उस कट को क्या कर देती है, इस तरह फिल अप कर देती है। और जब इसको फिल अप कर देती है तो इसके अंदर से ब्लड सेल्स जो हैं वो मूव नहीं करते, बाहर को नहीं आते, तो ब्लड बाहर आना रुक जाता है। इसके अलावा दो और प्रोटीन होती हैं, वो आपने याद रखनी है। एंड टू प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज एल्ब्यूमिन एंड आल्सो ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, एंड दीज आर द टू प्रोटीन्स। ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। और एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एल्ब्यूमिन के रिलेटेड, ऑस्मोटिक प्रेशर को, साल्ट वगैरह के प्रेशर को या फिर उनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का काम, होम्योस्टेसिस का काम एल्ब्यूमिन का होता है। नेक्स्ट वन, एच फॉर हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से, थायराइड से रिलीज होते हैं, वो भी ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है। वेरी का मतलब कहीं पे जो है वो अगर हमने मीठा बहुत ज़्यादा खाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, इंजेस्ट किए हुए हैं, तो याद रखिएगा इसमें एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इंसुलिन हार्मोन की वैल्यू जो है वो उतनी ही बढ़ जाती है ताकि ग्लूकोज को कम किया जा सके। तो इनकी वैल्यूज बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, और ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा, दैट इज अ पोर्शन ऑफ द ब्लड। तो उसके बाद जो है वो W फॉर द वेस्ट, एंड वेस्ट दीज वेस्ट आर स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड हो सकता है, और ये यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होगा, दीज आर द वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे ये। इनमें कॉमन जो वेस्ट होगा उसका नाम यूरिक एसिड, यूरिया, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। लिवर जो है आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो इनको प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करके ब्लड में डाल देता है, एंड देन ब्लड लेके इनको जाता है किडनी के पास ताकि इनको आसानी से रिमूव करवाया जा सके। उसके बाद आ जाता है I फॉर इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट की वैल्यू आपने याद रखनी, पेपर में पूछी जाती है, 0.9% ऑफ द प्लाज्मा वेट। प्लाज्मा वेट का 0.9% होता है, नॉट अ ब्लड। तो इसमें कॉमन जो पाया जाने वाला साल्ट होता है जो कि ब्लड प्रेशर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, वो है सोडियम क्लोराइड। 2 to 3% होता है, मतलब 0.9 को अगर 3 के इक्वल रख लें तो उसका 2% पोर्शन NaCl का होता है। इसके अलावा भी साल्ट होते हैं, ठीक है, कैल्शियम एंड डिफरेंट अदर। उसके बाद जो है N फॉर द न्यूट्रिएंट्स, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर द डिजोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, और इनमें इनकी तादाद वेरी हो सकती है। जो हमने खुराक खाई होगी वो वाला न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे होगा। कॉमन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होगा, उसके अलावा अमीनो एसिड होगा, उसके अलावा आपके पास हो सकता है फैटी एसिड्स, एंड उसके अलावा जो है फैटी एसिड के अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो कि हमने खुराक के जरिए लिए होंगे। वो ब्लड के थ्रू आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगी और ब्लड के थ्रू जो है वो बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड G फॉर द गैसेज, एंड दीज गैसेज आर द रेस्पिरेटरी गैसेज, एंड द रेस्पिरेशन में जो यूज हो रही होंगी, जो एक्सचेंज हो रही होंगी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन, दे आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सारी की सारी ज़्यादातर जो है वो किसके थ्रू हो रही होती है, वो ज़्यादातर होती है प्लाज्मा के थ्रू। लेकिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में एक सेल बहुत बड़ा रोल अदा करता है, नोन एज RBCs, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। एंड दीज आर द मेजर पोर्शन ऑफ द नॉन सेलुलर पार्ट। यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट रीजन सेलुलर पार्ट, दैट इज एन 45। यही वो मेजर पोर्शन है जो हैवी होता है ब्लड के अंदर। आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा का कलर येलो होता है, ठीक है। जब इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालकर स्पन करवाया जाता है, घुमाया जाता है, या फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया जाता है, तो भारी होने की वजह से ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाते हैं, और जो आपके पास ऊपर होते हैं वो सारा प्लाज्मा पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ए सेलुलर पोर्शन। वो ज़्यादातर वाटरी कंटेंट पर होता है, एंड उसके अंदर जो है वो उसका कलर मोस्टली पीला होता है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर कलरलेस भी लिखा हुआ है। तो ये वाला जो आपके पास पोर्शन है
इस पोर्शन को यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिजीज़ की डिटेक्शन के लिए एंड डिफरेंट अदर जो है वो डायग्नोसिस के लिए। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो वो किसी डिजीज़ को इंडिकेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, दैट इज़ एन न्यूट्रिएंट्स, और हार्मोन का लेवल दैट इज़ एन इंसुलिन उसका कम होता जाएगा, तो ये इंडिकेशन होगी कि डायबिटीज़ मेलाइटस है। एंड दिस इज़ अ कॉमन एग्जांपल। सेलुलर पोर्शन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, प्लेटलेट्स, WBCs एंड RBCs। इनकी फर्दर डिवीजन है। आपने याद रखना है हमारी बॉडी के अंदर दीज आर द मेजर कंपोनेंट। वैसे तो ये लिक्विड सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है, लेकिन इस ब्लड को बनाने वाला मेजर कंपोनेंट ये है। और ये सारे के सारे सेल एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं कॉल्ड हीमो फॉर ब्लड पोइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना। हीमोपोइसिस यहाँ पर जनरेशन होती है, और ये किस जगह पर होती है आपने याद रखना है। हीमोपोइसिस का जो आपके पास फॉर्मेशन होती है या फिर इस प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है वो होती है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर ये प्रिपेयर होते हैं, मतलब ये सारे सेल्स बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ये इनकी शेप होती है, ये वाइट इन कलर होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, दे आर आल्सो नोन एज हाँ जी, ये ल्यूकोसाइट्स। गुड, ल्यूको फॉर वाइट। जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट है, ऐसा प्लास्ट जो कि वाइट इन कलर होता है जिसका कोई कलर नहीं होता, इसी तरह ल्यूकोसाइट्स दे हैव नो कलर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा इन पोर्शंस पर होगा, कैसे ये बनते हैं, और इसी के साथ साथ जो है वो आगे वाला लेक्चर जो एंड देन नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द हार्ट। होप फॉर द बेस्ट एंड कीप ऑन।